और फाइनली जाकर के जो टेक्निकल का सपोर्ट रहने की वजह से एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे और दोनों पीटी मेंस क्वालिफाई किए थे हम लोग ने। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है? पास्कल। तो ये तीनों जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में रहेगा तब। पास्कल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रहेगा तब। अगर फ्लूइड मूवमेंट में आ गया तो पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, याद रखेंगे बात को। कि डैम में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो कहाँ लगेगा? तो वॉल के सबसे बॉटम जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ लगेगा। डैम जो बनता है। एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये वाला प्रेशर में गेज को जोड़ देंगे, पॉजिटिव गेज को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? एब्सोल्यूट ये वाला निकलेगा। ये पॉइंट समझ में आया अभी यहाँ तक? सभी को नमस्कार, मैं हूँ शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का हमारा सेशन है प्रेशर। कौन सा प्रेशर? फ्लूइड का प्रेशर। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड प्रेशर के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो जितने भी आरआरबी जेई के CBT 2 के कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स अच्छा आ रहा है वो CBT 2 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करें। 150 मार्क्स का है जिसमें 100 टेक्निकल है। तो 100 टेक्निकल है तो ये टेक्निकल आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा और इसी के बदौलत आपका रिजल्ट जो है वो बनकर निकल आएगा। तो हम लोग अभी आज का सेशन में करेंगे फ्लूइड प्रेशर। जितने भी कैंडिडेट अभी स्टडी कर रहे हैं, आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सरफेस टेंशन, बहुत सारा टॉपिक कवर किए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो जो लोग का CBT 1 बहुत अच्छा गया या SSC जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी जेई के या और भी कोई टेक्निकल एग्जाम, तो उनके लिए बहुत ही ये बेनिफिट होने वाला है। हम लोग के टाइम में भी इसी प्रकार से जो टेक्निकल का वेटेज था हम लोगों ने कवर किया और फाइनली जाकर के जो टेक्निकल का सपोर्ट रहने की वजह से SSC जेई और आरआरबी जेई दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे और दोनों पीटी मेंस क्वालिफाई किए थे हम लोग ने। बहुत सारे हमारे ग्रुप में थे और बहुत अपने अपने पोस्ट पर हैं। बहुत सारे लोग LP हैं, बहुत सारे लोग जेई भी हैं। तो ये स्टडी करने का जो क्राइटेरिया है बढ़िया से पढ़िए और आपका रिजल्ट देखेंगे अच्छे से निकल के आएगा। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं और जितने लोग अभी जानना चाह रहे हैं ये सब्जेक्ट के बारे में कंसेप्ट लेना चाह रहे हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। और जो लोग के पास CBT 1 का अच्छा मार्क्स आ रहा है उनके पास भी ये शेयर कर सकते हैं सेशन, या जो टेक्निकल का स्टूडेंट हैं जिनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उनको ये सेशन आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी बेनिफिट होगा। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? ऐसे प्रेशर का बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। कोई भी नॉर्मल प्रेशर का बात करते हैं, फोर्स लगाएंगे उस एरिया पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसका जो फोर्स पर यूनिट एरिया का जो रेशियो आता है वही हमारा कहलाता है क्या? प्रेशर। यहाँ पर फ्लूइड का बात कर रहे हैं, ये देख कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है। फ्लूइड हर एक डायरेक्शन में अपना फोर्स को एग्जर्ट कर रहा है। इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी, हर डायरेक्शन में फ्लूइड अपना क्या कर रहा है? फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। मान लीजिए ये फ्लूइड का प्रेशर एक दीवार पर भी लगा रहा है, ये वॉल पर भी लगा रहा है। तो हम छोटा सा एक यहाँ पर स्ट्रिप ले लिए, छोटा सा हम एरिया को कवर किए DA। मान लीजिए एरिया क्या है? DA है, ठीक है। उस एरिया को हम DA लेके चल रहे हैं। तो DA और ये जो फोर्स लगा रहा है कितना लगा रहा है? मान लीजिए यहाँ पर लगा रहा है DF, यहाँ पर DF लगा रहा है छोटा सा एरिया के लिए, D एरिया के लिए। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर का अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर जो निकलेगा DF अपॉन DA। और इसका जब फाइनल जब इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर जो निकल के आएगा फोर्स अपॉन एरिया। ये फ्लूइड का प्रेशर है, ये प्रेशर जो आया फ्लूइड का आया, ठीक है। और ये जो SI यूनिट का बात करेंगे, इसका SI यूनिट का अगर हम बात कर लेते हैं SI यूनिट तो क्या निकल के आएगा? फोर्स का आएगा न्यूटन और एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस प्रकार से निकला, या आप इसको देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा। दूसरा इसका सेंस अगर लेके हम चलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, न्यूटन को तोड़ देते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का ये दूसरा SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे में मीटर है, मीटर स्क्वायर नीचे में है हमारा, रहने दीजिए। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा 1। तो फाइनल जा करके जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा? kg निकला, मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर पर मीटर हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर ऐसा रहेगा। तो kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा जो ये आ गया किसका? प्रेशर का SI यूनिट, एक और SI यूनिट बन गया। तो इस प्रकार से भी देखने को मिला। डायमेंशन का बात करें, डायमेंशनल फार्मूला का बात करेंगे, डायमेंशन का बात कर लीजिए, या डायमेंशनल फार्मूला का बात करेंगे, क्या निकलेगा? kg के लिए आएगा m,
एम के लिए जो मीटर है उसके लिए आएगा एल -1 हो जाएगा, और टाइम के लिए टी, और ऊपर में -2 है तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर एम के पावर 1 भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से m1 रहेगा चाहे एम रहेगा, एम एल इन्वर्स 1 टी इन्वर्स 2, ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल लिए। आप जिसका भी निकालना है आप इसी प्रकार से, जो अगर फार्मूला पता है तो हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का जो कंसेप्ट दिया था वो कौन दिया था, पास्कल साहब ने। तो प्रेशर का एक और यूनिट बन के जो निकलता है वो क्या निकलता है, पास्कल। तो प्रेशर का अगला यूनिट जो निकलेगा क्या निकलेगा, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलता है, पास्कल बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, पास्कल, पास्कल भी बोला जाता है। और 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 पास्कल इक्वल टू जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी बात को ध्यान में रखेंगे। और हमारा अगला जो निकलता है कि 1 बार, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1 बार के बराबर होता है। 1 बार में कितना होता है वैल्यू, 1 बार अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 बार का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। यहाँ से निकल करके हमारा निकलता है 1 बार, 1 पास्कल और 1। जो भी कॉन्सेप्ट पूछेगा यहाँ से हम जो न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं कि 1 बार कितना इक्वल होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल कहलाता है। पास्कल साहब हमारा कंसेप्ट देके गए थे। तो यहाँ से हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में। अब हम लोग पास्कल्स लॉ का देखते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक, बढ़िया से जो नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई फ्लूइड मतलब स्टेशनरी है, फ्लूइड अगर स्टेशनरी में रखा हुआ है तो प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा फ्लूइड वो सभी ऑल डायरेक्शन में इक्वली करेगा। मतलब अगर फ्लूइड को स्टेशनरी है, कंटेनर में रखा है, और उस समय जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा, एक पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ऑल डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर को एग्जर्ट करेगा। जैसे हाइड्रोलिक जैक जो बना हुआ है पास्कल्स लॉ पर अप्लीकेबल है, हाइड्रोलिक रैम है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा पास्कल्स लॉ पर अप्लीकेबल है। क्यों, पास्कल्स लॉ बोलता है कि ये फ्लूइड के लिए अप्लाई होगा। फ्लूइड मतलब गैस या लिक्विड के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। और जब अप्लाई होगा उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बोलता है पास्कल्स कि अगर एक फ्लूइड का प्रेशर जो होगा वो सभी डायरेक्शन में, जो ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली होगा। तो पास्कल्स लॉ का 3 अगर डायरेक्शन देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में Px है, और वाई डायरेक्शन में भी प्रेशर लगा रहा है Py, और जेड डायरेक्शन में लगा रहा है Pz, ठीक है। तो ये तीनों जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में रहेगा तब। पास्कल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रहेगा तब। अगर फ्लूइड मूवमेंट में आ गया तो पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, याद रखेंगे बात को। ये भी क्वेश्चन पूछता है, पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल व्हेन फ्लूइड इज रेस्ट, फ्लूइड इज इन मोशन, तो क्या मारेंगे, फ्लूइड इज इन रेस्ट या एट रेस्ट। तो ये पास्कल्स लॉ का। इसका जो एप्लीकेशन आता है हाइड्रोलिक जैक जो है, हाइड्रोलिक जैक पास्कल्स लॉ के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोलिक बता देते हैं, और हाइड्रोलिक क्या हो जाएगा, लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक रैम लिख सकते हैं, हाइड्रोलिक रैम, ठीक है, हाइड्रोलिक रैम लिख दीजिए, RAM, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक प्रेस, इतने जितने भी हाइड्रोलिक का काम होता है वो पास्कल्स लॉ पर एप्लीकेबल है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर वेरिएशन इन ये फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तब। फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो प्रेशर में क्या क्या वेरिएशन आएगा, प्रेशर में कितना चेंजिंग आएगा, किस प्रकार से प्रेशर का वेरिएशन होगा जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में रहेगा, तो इसको हम स्टडी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो प्रेशर वेरिएशन का जो हम अगर किसी पॉइंट का निकालना, अगर इस पॉइंट का प्रेशर वेरिएशन निकालना है, ठीक है, तो उस फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए सबसे पहले कंडीशन। और प्रेशर वेरिएशन अगर निकालना है तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ से।
हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलता है कि जैसे जैसे अगर ऊपर से तुलना करें, किसी डैम है या कोई कंटेनर है, तो ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पर हाइट कम है, डेप्थ का बात करिए तो यहाँ पर डेप्थ कम है। धीरे धीरे जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, मतलब गहराई बढ़ेगा, एच का वैल्यू बढ़ेगा, उसी तरह से हमारा प्रेशर इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। यही इसको जो कैलकुलेट करते हैं, इसको जो ऑब्टेन करते हैं, वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से प्राप्त करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है, हाइड्रो मतलब लिक्विड बोलिए, फ्लूइड बोलिए, वो स्टैटिक कंडीशन में होगा, तो स्टैटिक कंडीशन का बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ अगर देख सकते हैं, ये वाटर ले लिए हैं, मान लीजिए लिक्विड कंटेनर में, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कुछ होगा, कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। फिर इस यहाँ पर आएंगे, फिर प्रेशर यहाँ होगा, फिर इस पॉइंट पर आएंगे तो प्रेशर इतना हाइट के अनुसार होगा। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो बॉटम में होगा, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर लगेगा रेस्ट के कंडीशन में फ्लूइड रहेगा तो वो बॉटम में लगेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? प्रेशर निकालने के लिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अनुसार जो फाइनली निकल के आता है वो क्या आता है कि P इक्वल टू रो जी एच। रो क्या हो गया? रो हो गया वाटर का डेंसिटी, रो जो हमारा हो गया, ये देख सकते हैं P इक्वल टू रो जी एच। रो जो हो गया हमारा डेंसिटी हो गया किसका? जो लिक्विड लेंगे, जो फ्लूइड लेंगे, डेंसिटी हो गया, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लेते हैं। जी क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच हो गया डेप्थ, एच क्या हो गया? डेप्थ हो गया। तो इसको हम अगर और कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा? P इक्वल टू रो जी एच। तो ये P जो मिलेगा हमको फाइनली, ये रो और G जो है W इंटू एच, स्मॉल W इंटू एच, ये भी मिलेगा। अब जेड के केस में यहाँ H था तो यहाँ तक हम निकालें, यहाँ तक निकालें। जेड के केस में क्या आएगा? जेड के केस में आएगा P इक्वल टू रो जी जेड, ठीक है, यहाँ तक मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगर जेड निकाल लेंगे तो जेड इक्वल टू P अपॉन रो जी, ठीक है, जेड यहाँ से निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से P जेड इक्वल टू निकल जाएगा। ये जो कैलकुलेट करेंगे, ये जेड का वैल्यू जो आएगा P अपॉन रो जी। रो हो गया ये जो फ्लूइड लेंगे उसका डेंसिटी, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रो और जी, अब प्रेशर कितना लगेगा यहाँ से अगर फाइंड कर लेंगे, ठीक है, एच का वैल्यू पूछेगा चाहे डेप्थ पूछेगा तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा देखेंगे यहाँ का ये कंसेप्ट देखने को मिला, प्रेशर वेरिएशन इन ये फ्लूइड एट रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो प्रेशर में वेरिएशन क्या क्या आएगा। तो क्वेश्चन अब पूछा जाता है विद्यार्थीगण क्या कि अगर यहाँ पर अभी कोई अगर बात करें फ्लूइड के सरफेस पर तो कितना प्रेशर होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1 बार के इक्वल 10⁵ पास्कल के इक्वल होगा लगभग, या 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही सेम वैल्यू होता है, 1013 मिली बार इसको बोल सकते हैं आप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ, लेकिन जैसे जैसे पानी के अंदर चले जाएंगे तो इसका जो आएगा प्रेशर लगेगा, फिर इसका प्रेशर लगेगा, फिर इसका प्रेशर लगेगा, और टोटली मिल के फाइनली जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा वो बॉटम में होगा। डैम में बोला जाता है ना कि डैम में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो कहाँ लगेगा, तो वॉल के सबसे बॉटम जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ लगेगा। डैम जो बनता है, ठीक है, उसके नीचे में हिस्सा में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है। और जैसे जैसे डेप्थ जाएगा, जैसे जैसे एच का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे ये डेप्थ का वैल्यू बढ़ेगा, प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे जेड का वैल्यू बढ़ेगा, प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। और ये प्रेशर जो और भी डिपेंड करता है, एक तो डेप्थ पर किया, और भी डिपेंड करता है कि इसका स्पेसिफिक वेट, इसका डेंसिटी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वेट के वैल्यू। ये जो स्पेसिफिक वेट है ना रो जी, ये देखिए ये जो हमारा रो जी निकल के आया, ये वाला ये W जो इस पर डिपेंड करता है हमारा प्रेशर। अब किस स्पेसिफिक वेट किसका कितना है, किसका कम है, उसके अनुसार प्रेशर डिपेंड कर जाता है, प्रेशर कितना एग्जैक्ट होगा। तो ये हमारा ये टॉपिक हमारा छोटा सा क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या देखते हैं आगे हम लोगों का है एब्सोल्यूट गेज एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम प्रेशर। ये भी बहुत बढ़िया सा है, बढ़िया से एकदम बोलिए कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो पता चल रहा है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर कहने का मतलब जो हमको प्रेशर मिला, जो एक्चुअली में जो प्रेशर हमको चाहिए वही एब्सोल्यूट कहलाता है। अगर एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है तो वो उसको एब्सोल्यूट में जोड़ देंगे, एटमॉस्फेरिक में जोड़ देंगे तो एब्सोल्यूट निकल जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उसको एब्सोल्यूट में निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक से माइनस कर देते हैं। अभी बता रहे हैं हम आपको, समझिए पहले फिगर। ये फिगर पहले समझिए, ये देखिए प्रेशर का लाइन है,
ठीक है, ये प्रेशर का लाइन है और ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, यहाँ पर जीरो है तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का लाइन है। अभी यह देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले लाइन आप ये समझिए, ये देखिए ब्लू लाइन जो है ये लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 10 के पावर 5 1 बार के लगभग है। यहाँ जीरो था, यहाँ धीरे धीरे बढ़े तो ये 1 बार के, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो भी प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा 1 बार से ज़्यादा जो भी प्रेशर आएगा वह प्रेशर कहलाएगा हमारा, वह प्रेशर कहलाएगा पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो भी प्रेशर आएगा वह कहलाएगा एटमॉस्फेरिक गेज प्रेशर। और इस कंडीशन में एब्सोल्यूट प्रेशर जब निकालेंगे, जब ज़्यादा होगा प्रेशर, उस समय एब्सोल्यूट क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था, अब ज़्यादा कितना था जो उसको जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो गेज प्रेशर होगा प्लस वाला, ज़्यादा वाला, उसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, उसको जोड़ देंगे एटमॉस्फेरिक में तो मिलेगा एब्सोल्यूट। तो इसका देखिए निकालने के लिए पी एब्सोल्यूट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए, एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये वाला प्रेशर में गेज को जोड़ देंगे, पॉजिटिव गेज को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा एब्सोल्यूट, ये वाला निकलेगा। ये पॉइंट समझ में आया अभी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दूसरा कंडीशन बनेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो भी प्रेशर होगा, नीचे प्रेशर अगर आ गया एटमॉस्फेरिक से, मान लीजिए नीचे हो गया तो वो कहलाएगा वैक्यूम प्रेशर, वही कहलाएगा नेगेटिव गेज प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव गेज प्रेशर, इसको बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव गेज प्रेशर। तो अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालना चाहेंगे इस केस में, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, नीचे जब नेगेटिव होगा तब। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव वाला को हटा देंगे, वैक्यूम वाला को हटा देंगे तो ये एब्सोल्यूट बच जाएगा, ठीक है। जब यहाँ ज़्यादा हो रहा था तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए जोड़ रहे थे एटमॉस्फेरिक में, अब एटमॉस्फेरिक से कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है उसको निकाल दीजिए तो बचेगा एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट मतलब टोटल कितना हमको गेन हुआ वही। तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसमें वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर देंगे, ये नेगेटिव प्रेशर को घटा देंगे, वैक्यूम प्रेशर को हटा, तो यही बचेगा हमारा, इतना बच गया एब्सोल्यूट प्रेशर, उस समय ये एब्सोल्यूट कहलाएगा। अब वैक्यूम प्रेशर निकालने के लिए, अगर वैक्यूम प्रेशर निकालना है, ये वाला प्रेशर कितना होगा मान लीजिए निकालना है, तो क्या करेंगे, ये एटमॉस्फेरिक में ये वाला घटा देंगे एब्सोल्यूट को। तो एटमॉस्फेरिक में अगर एब्सोल्यूट घटा देंगे, एटमॉस्फेरिक में अगर एब्सोल्यूट घटा देंगे तो मिलेगा वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव के केस में, ठीक है, क्योंकि प्रेशर आपको पढ़ना है, फ्लूइड प्रेशर आपको दिया हुआ है। अब मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इसके बाद पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ भी आरआरबी जेईई के सिलेबस में है। तो यहाँ पर हमको देखने को ये सब चीज़ मिला, आप इसको बढ़िया से कंसेप्ट रखेंगे। पॉजिटिव गेज प्रेशर को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे रहेगा तो नेगेटिव गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर दो प्रकार से निकाल सकते हैं, जब ज़्यादा होगा तो जोड़ देंगे एटमॉस्फेरिक में, और कम होगा तो एब्सोल्यूट में घटा देंगे, बस इतना याद रखिएगा। और नेगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है। तो यहाँ तक हमारा एक ये देखने को मिला। थोड़ा सा और 2-3 को पॉइंट हम आपको बता देते हैं। वो क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर जो समुद्र के सतह पर नापा गया, समुद्री पैमाना लिया जाता है समुद्र के सतह, वहाँ पर जो है सी लेवल पर 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही 1013 मिली बार आता है, 1.013 बार आता है, 1.013 बार, ठीक है। वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वही 1 बार के लगभग है, लेकिन स्टैंडर्ड में 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं 1.013 बार। यही है सेम, यही है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और गेज प्रेशर जो होता है वो नेगेटिव दिखाएं आपको, नीचे वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव, और जीरो भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो जाएगा तो जीरो हो सकता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं बैरोमीटर से, और प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक हमारा प्रेशर का कंसेप्ट रहा, छोटा सा कंसेप्ट आपको हम देने का कोशिश किए हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब इसका हम ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, या तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर करवा लेंगे, उसके बाद फाइनल ऑब्जेक्टिव चलेंगे। नहीं तो वीडियो अगर ज़्यादा लंबा होगा तो अभी जो प्रेशर का जितना क्वेश्चन बना
जितना हम कंसेप्ट देखें, अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, माइंड सेट कर लेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। तो अभी इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नए सेशन में इसका ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।